Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study, Strong Your Ways to Strong Your Future. This is दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग आज अपना है 39th लेक्चर। इससे पहले 38 लेक्चर कर लिए हैं। वो अगर अभी तक नहीं देखे हैं आपने तो पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसका लिंक आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं परचेज कंसिडरेशन के 4 मेथड्स। परचेज कंसिडरेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया। होता क्या है परचेज कंसिडरेशन, जब कभी हम लोग किसी बिजनेस को परचेज करने के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं परचेज कंसिडरेशन। अब वो किसी भी तरह हो सकती है, आपने सिर्फ असेट्स खरीदे हैं, सिर्फ असेट्स या लाइबिलिटीज खरीदी हैं, या फिर आपने बुलेट पेमेंट कर दी। तो ये अलग अलग मेथड्स हैं, हम लोग वो देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो अपने पास कुछ 4 मेथड्स हैं, 4 मेथड्स, एक सेकेंड, 4 मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन। देखिए पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है जी आपका लम सम मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, लम सम मेथड। देखिए इसके वर्ड पे जाइए। लम सम क्या होता है जी, एक इकट्ठा अमाउंट आपको दे दिया। मतलब आपने क्या किया, एक बुलेट पेमेंट कर दी। ए कंपनी थी और एक बी कंपनी थी। इसने ए कंपनी ने बी कंपनी को एक्वायर किया और इसके बदले में, एक्वायर करने के बदले में, इसको परचेज करने के बदले में इसने पीसी दे दिया, मतलब परचेज कंसिडरेशन दे दिया। मान लो वो बना 4 करोड़ रुपए। कितना बना, 4 करोड़ रुपए। तो ये 4 करोड़ रुपए इसने एग्जैक्ट दे दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसने चेक काटा 4 करोड़ का, ठीक है, और बी के नाम पे काट के उसको दे दिया। ये है आपका लम सम मेथड कि आपने हाँ जी हुआ, और मतलब आपने एक्वायर किया कंपनी को, और कंपनी को एक्वायर करने पे आपकी परचेज कंसिडरेशन आपने जस्ट देखी कि क्या क्या है और आपने जस्ट कर दी। ठीक है, तो ये इतना एप्लीकेबल नहीं है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो सेकंड मेथड हम लोग पढ़ने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यही वाला मेथड को अप्लाई किया जाता है। इसका नाम है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड। देखिए नेट पेमेंट मेथड, इसके भी नाम पे जाओ कि कुछ ना कुछ आपकी नेट पेमेंट से रिलेट है। जैसे हमने लास्ट में पढ़ा कि परचेज कंसिडरेशन एक्चुअल में होती क्या है, कि हम लोग बिजनेस को परचेज करने के लिए जो अमाउंट दे रहे हैं वो है परचेज कंसिडरेशन, और वो देते किसको हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देते हैं, या शेयर होल्डर्स को देते हैं जिसमें इक्विटी आते हैं या प्रेफरेंस आते हैं। लेकिन उनको हम दे सकते हैं क्या क्या, इक्विटी शेयर भी दे सकते हैं, प्रेफरेंस भी दे सकते हैं, और डिबेंचर भी दे सकते हैं। डिबेंचर शेयर्स दे सकते हैं लेकिन डिबेंचर शेयर होल्डर को कुछ नहीं दे सकते। ठीक है, तो इसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि चाहे आपकी जो इक्विटी है या प्रेफरेंस है, जो भी उनको आप पेमेंट करोगे उसे आप कंसीडर करोगे। पहली बात तो किस किस को कंसीडर करते हैं, कंसीडर इक्विटी शेयर होल्डर्स, या इक्विटी की जो भी आपने पेमेंट करी, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है जी। तो आप जो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पेमेंट करेंगे या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो भी पेमेंट करेंगे, वो दोनों चीजें आप यहां पर इंक्लूड करेंगे। लेकिन डिबेंचर्स भी एक शेयर होल्डर्स होते हैं, और उन डिबेंचर्स को हम लोग कभी भी इंक्लूड इसमें नहीं करते हैं। डिबेंचर्स हो गए आपके, कोई भी लोन्स हो गए, लाइबिलिटीज हैं, इनकी आपने कोई भी पेमेंट करी है तो इनको हम कंसीडर नहीं करते हैं, नॉट कंसीडर। ठीक है। और थर्ड क्या है, आपने मान लो कंपनी को बंद करा, ए कंपनी थी, दूसरी बी कंपनी को इसने एक्वायर किया, और बी कंपनी क्या हुई, अब बंद हुई। हालांकि उसका एग्जिस्टेंस तो आज भी है लेकिन वो बंद हो गई। तो होगा क्या, आपने जब वाइंड अप किया उस कंपनी को एक तरीके से, ठीक है, ए और बी कंपनी है, ए कंपनी ने जो है बी को अपने अंदर मर्ज कर लिया और बी का एग्जिस्टेंस खत्म, अब ये बन गई टोटल ए लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या होगा, यहां पर आपने वाइंड अप किया कंपनी को, और कंपनी को वाइंड अप करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा, है ना। वाइंड अप एक्सपेंस कह लें इसे। तो वाइंड अप को जब आपने वाइंड अप किया, वाइंड अप का जो खर्चा होगा वो भी इसमें कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ इंक्लूड क्या करेंगे, जो भी आपने इक्विटी की पेमेंट करी है या फिर जो भी आपने प्रेफरेंस की पेमेंट करी है, सिर्फ और सिर्फ वो इंक्लूड करेंगे। कोई भी डिवेंचर की पेमेंट है, लाइबिलिटी की पेमेंट है, या फिर कोई भी लोन की पेमेंट है, उस चीज को कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं परचेज कंसीडरेशन में। और थर्ड है अपने पास वाइंड अप एक्सपेंस। वाइंड अप एक्सपेंस को भी कभी भी हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है जी। अब है इसके बाद थर्ड मेथड है नेट असेट्स मेथड। नेट असेट्स मेथड। अब देखो नेट एसेट मतलब
सिर्फ और सिर्फ असेट्स की बात चल रही है, इसका मतलब असेट्स होंगे और लायबिलिटीज होंगी। असेट्स में से जब लायबिलिटीज माइनस कर लेंगे तो वो अपने क्या निकलेगी, परचेज कंसिडरेशन निकलेगी। तो टोटल असेट्स माइनस में टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन, इसका ये फॉर्मूला होता है। तो जितने भी आपके पास असेट्स हैं कंपनी में, उनमें से जितने भी लायबिलिटीज हैं, जितनी पेमेंट करनी है वो सारी की सारी आपने कर दी हैं, और अब आपके पास जो बचा कुछ अमाउंट है वो क्या होगा, असेट का, और उस असेट को हम लोग कहेंगे क्या, परचेज कंसिडरेशन, जो आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, देखो एक बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट में मान लो आपके पास कुछ असेट्स हैं और कुछ लायबिलिटीज हैं। जैसे कि मान लो आपको असेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड, तो मान लो ये लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है मान लो आपके पास 50,000 की। ठीक है, अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद आप मान लो आपके पास मशीनरी है, मशीनरी है आपके पास लगभग 30,000 की। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मान लो आपके पास कुछ डेटर्स हैं, डेटर्स हैं आपके पास 10 के। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कैश आपके पास कुछ पड़ा है, बैंक में पड़ा है, वो कितना है, 10 रुपये। ठीक है, 10,000 या 10,000 मान लो, ये भी 10,000, ये भी 30,000 और ये 50,000। ठीक है, इसी तरह से आपके पास कुछ लायबिलिटी वाली साइड पड़ा है, लायबिलिटी वाली साइड कुछ इक्विटी शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं, डिबेंचर्स पड़े हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्रेडिटर्स कुछ हैं, कुछ बीपी बिल्स पेबल वगैरह हैं, ये सारी हैं। ठीक है, अब क्या होगा, आपने सिर्फ असेट्स लेनी है, लायबिलिटीज लेनी नहीं है, तो कुछ कुछ अमाउंट यहाँ पे लायबिलिटी की जो है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, असेट्स लेनी है। असेट्स में अब लेंगे कैसे कैसे, ध्यान से सुनना इस चीज को। आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है, 50,000 की। कितने की, 50,000 की। लेकिन ना कंपनी कह रही है कि उसने जब रियलाइजेशन किया इसका, तो आज के टाइम इसकी जो अमाउंट है ना वो 50 ना होके 60,000 रुपये अमाउंट है। कितनी, 60,000 रुपये। ठीक है जी, तो हम जब परचेज कंसिडरेशन करेंगे ना, परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे, तो उस वक्त हम लोग असेट की वैल्यू 50,000 ना लिख के 60,000 लिखेंगे। कितनी, 60,000। ठीक है, इसी तरह जब मशीनरी लेने गए तो हमने देखा कि जी 30,000 की मशीनरी है, लेकिन एक्चुअल इसकी वैल्यू जो आज के टाइम मार्केट वैल्यू बन रही है वो 30,000 ना बन के सिर्फ और सिर्फ 15,000 बन रही है। तो हम उस मशीनरी को 15,000 के, मतलब उस मशीनरी की जो पेमेंट होगी वो 15,000 रुपये होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि कोई भी आपके असेट है या लायबिलिटीज है, पहली बात तो वो वही वाली आप परचेज कंसिडरेशन में लेंगे जो आपने क्या करी है, अंडरटेक करी है। क्या करी है, अंडरटेक करी है, और जिस अमाउंट पे उस चीज को अंडरटेक करी है वो वाली चीज क्या होगी, परचेज कंसिडरेशन में कंसीडर की जाएगी। ठीक है जी, पहली बात, असेट नेट एसेट मेथड के असेट्स माइनस लायबिलिटीज हम लोग करते हैं तो वो टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटीज करते हैं तो वो निकलता है आपका परचेज कंसिडरेशन। आप वो वाले एसेट्स या वो वाली लायबिलिटीज को कंसीडर करेंगे अपने परचेज कंसिडरेशन में जिस असेट को आपने क्या किया है, कंसीडर किया, जिस असेट को आपने एक्चुअल में लिया है। मान लो मैंने डेटर को यहां पे नहीं लिया, मैंने कैश नहीं लिए, तो मैं इस चीज को कंसीडर भी नहीं करूंगा। लेकिन मैंने लैंड और बिल्डिंग ली है, मैंने मशीनरी ली है, तो मैं इस चीज को कंसीडर करूंगा, इस चीज को परचेज कंसिडरेशन में जोड़ूंगा। लेकिन किस अमाउंट पे जोड़ूंगा, जिस अमाउंट पे मैंने वो कंपनी से ली होगी। वो लैंड एंड बिल्डिंग मैंने 60,000 में ली है, 50,000 की थी, एक्चुअल में 60,000 उसकी वैल्यू है, तो मैं 60,000 के लिए उसको पेमेंट करूंगा। मशीनरी 30,000 की थी लेकिन ली मैंने 15,000 की, तो मैं 15,000 रुपये पेमेंट उसको करूंगा। तो ये है नेट एसेट मेथड का, परचेज कंसिडरेशन निकालने का नेट एसेट मेथड। ठीक है जी, इसके बाद फोर्थ मेथड की बात करें तो फोर्थ मेथड सबसे बड़ा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मेथड है। फोर्थ मेथड है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू। कौन सा है, इंट्रिंसिक वैल्यू, इंट्रिंसिक वर्थ या वैल्यू मेथड। इसका ना प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन ये आया था, आई थिंक 2019 के एग्जाम में आया था कि इसका एक्स्ट्रा नाम क्या है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं शेयर एक्सचेंज मेथड, शेयर एक्सचेंज मेथड। ठीक है, तो ये अपने एग्जाम में पहले आया हुआ है, इसको ध्यान रखना। इसे हम लोग इंट्रिंसिक वर्थ मेथड या फिर शेयर एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज ये देखने वाली है, दो कंपनीज है, एक है ए कंपनी, एक है बी कंपनी। ठीक है, ये नोट कर लेना साथ में, ए एंड बी कंपनी है। मान लो ए कंपनी के पास ना कुछ कैपिटल पड़ी है, कुछ कैपिटल है जी 7 करोड़ की। ठीक है, इसके पास कुछ लायबिलिटीज हैं, अदर लायबिलिटीज हैं मान लो 3 करोड़ की। ठीक है, इसके पास ना 100 रुपए का एक शेयर है, 100 रुपए एक पर शेयर
ठीक है, और इसके पास 7 लाख के शेयर्स हैं जो कि 100 रुपए का है, ठीक है। तो 100 रुपए का एक शेयर है और टोटल शेयर्स कितने हैं, 7 लाख शेयर्स, 7 लाख शेयर्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके पास कुछ असेट्स हैं और असेट्स कितनी हैं, 10 करोड़ की, सारी असेट्स कितनी हैं, 10 करोड़ की, ठीक है। इसी तरह से बी कंपनी है, बी लिमिटेड है, ठीक है, ये ए लिमिटेड थी और ये बी लिमिटेड है। अब बी लिमिटेड के पास भी कुछ कैपिटल है, कैपिटल कितनी है इसके पास, 50 करोड़ की। इसी तरह इसके पास कुछ लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज है इसके पास 40 करोड़ की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके पास कुछ असेट्स हैं, असेट्स हैं इसके पास 8 करोड़ की, ठीक है। इसका मतलब अब अगर हम देखें बैलेंस शीट में नॉर्मल तरीके से देखें तो ए कंपनी या ए लिमिटेड क्या है, बड़ी कंपनी है, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर बी को देखें तो बी की कैपिटल कितनी है, 50, इसकी है 40, इसके असेट्स कितने हैं, 8 के, है ना। तो ये कहीं ना कहीं छोटी कंपनी हम इसको देख सकते हैं, है ना। तो ये कौन सी कंपनी है, छोटी कंपनी, और ये कौन सी कंपनी है, बड़ी कंपनी, ठीक है। चलिए, इसके पास कितने शेयर्स हैं, इसके पास ना 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स एट 80 रुपए, ठीक है जी, ठीक है। अभी ना इंट्रिंसिक वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू का, एक सेकंड, चलिए देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू टोटल असेट्स, जितने भी आपके पास असेट्स हैं माइनस कर देंगे इसमें से टोटल लायबिलिटीज, जितने भी आपके पास लायबिलिटीज हैं, और डिवाइड करेंगे आपके पास जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, जितने भी आपके पास असेट्स हैं, जितने भी आपके पास लायबिलिटीज हैं, उन दोनों को माइनस करके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर देंगे। अब देखिए, ए कंपनी के पास कितने असेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज हैं, ए लिमिटेड के पास कितने असेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज हैं, बी लिमिटेड के पास कितने असेट्स, कितनी लायबिलिटीज हैं। ए के पास कितनी असेट्स हैं, 10 करोड़ की असेट्स है और लायबिलिटीज कितनी है, 3 करोड़ की, ठीक है जी। तो 10 करोड़ माइनस में 3 करोड़, ठीक है जी। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इसके पास, 7 लाख, कितने, 7 लाख, ठीक है जी। 7 लाख से इसे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सीधा ये आ गया 7 करोड़ आ जाएगा, और 7 करोड़ डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो ये हो गया 100 रुपए शेयर, ठीक है, 100 रुपए का एक पड़ा है। अच्छा, इसी तरह से बी की वैल्यू निकालना है कि बी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। तो बी के पास कितने असेट्स हैं, एक सेकेंड, यहां पे ना 80 लिखना ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए, ठीक है, 80 और ठीक है, हाँ 80 करोड़, ठीक है। तो बी के पास कितने की है, 80 करोड़ की असेट्स हैं, और लायबिलिटीज कितने हैं इसके पास, 40 करोड़ की लायबिलिटीज हैं, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद शेयर्स कितने हैं, 50,000 के शेयर्स हैं, 50,000 के शेयर्स हैं, ठीक है। तो 80 माइनस 40, ये 40 करोड़ और डिवाइडेड बाय 50,000, तो ये आपका बन गया 80 रुपए, ठीक है जी। तो आपने देखा कि जी एक शेयर जो इसका 100 रुपए का, वही एक शेयर इसका 80 रुपए का है। थोड़ा ध्यान देखना, इसका एक शेयर 100 रुपए का है और इसी का, और जो बी कंपनी है उसका एक शेयर कितने का है, 80 रुपए का, मतलब 20 रुपए सस्ता। अब इसका फॉर्मूला ये है कि इंट्रिंसिक वैल्यू जो भी टारगेट कंपनी की, टारगेट कंपनी कौन सी, छोटी कंपनी होती है, और जो उसे एक्वायर करती है वो होती है एक्वायरर, है ना। तो इंट्रिंसिक ठीक है, इंट्रिंसिक, एक सेकेंड, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ टारगेट कंपनी डिवाइड करते हैं इसे हम लोग जो एक्वायर करती है कंपनी, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एक्वायरर कंपनी, ठीक है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू टारगेट कंपनी कितनी है, 100 और उसकी 80, ठीक है जी। तो इसकी है अपनी 100 एक्वायरर की, और इसकी कितनी है, 80, कट गया। ये अपने पास क्या निकल कर आया, 0.8। इसका मतलब क्या है कि आपके एक शेयर होल्डर को हमारी कंपनी के 0.8 शेयर्स मिलने वाले हैं। समझ रहे हैं कि छोटी कंपनी के एक शेयर होल्डर को इस कंपनी का 0.8 शेयर मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसका 0.8 शेयर है, तो टोटल शेयर कितने हैं बी कंपनी के टोटल शेयर हैं 50,000, ठीक है जी। टोटल शेयर है 50,000 बी कंपनी को मिलेगी परचेज कंसिडरेशन ना, तो 50,000 इंटू में 0.8।
अब 50,000 इंटू में 0.8, ये क्या है? शेयर एक्सचेंज रेशियो है कि एक कंपनी के शेयर होल्डर को दूसरी कंपनी के शेयर्स कितने मिलेंगे। समझ रहे हैं कि एक जो छोटी कंपनी है उसके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके एक शेयर के बदले में उस कंपनी के कितने शेयर मिलेंगे, तो उस कंपनी के, बड़ी कंपनी के 0.8 शेयर मिलेंगे। और टोटल शेयर्स कितने हैं छोटी कंपनी के? 50,000। तो ये क्या निकल के आ गया अपना? शेयर एक्सचेंज रेशियो। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा? 40,000 है ना। तो 40,000 अपने पास आया और 40,000 इंटू में 100, क्योंकि 100 उसका है, तो ये कितना बना अपना? 40 लाख। 40 लाख क्या आया अपना? परचेज कंसिडरेशन जो ए कंपनी बी कंपनी को देने वाली है। किया क्या हमने इंट्रिंसिक वैल्यू में? इसमें जी हमारे पास दो कंपनी थी, उनके पास कुछ एसेट्स थी और कुछ लायबिलिटीज थी, उनकी बैलेंस शीट में हमने देख लिया। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का कुछ फॉर्मूला होता है कि जितने भी आपके पास एसेट्स पड़ी हैं उसमें से जितने भी आपके पास लायबिलिटीज हैं वो माइनस करके जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो हमने ए कंपनी का निकाला, ए कंपनी के हमारे पास निकल के आ गया 100 रुपए पर शेयर, और उसी तरह बी कंपनी का निकाला तो हमारे पास निकल कर आ गया 80 रुपए पर शेयर। उसके बाद हमने देखा कि जी टारगेट कंपनी है और एक एक्वायरर कंपनी है, जो ए कंपनी है एक्वायरर और ये टारगेट कंपनी। तो टारगेट कंपनी की जो वैल्यू निकल कर आई है, जो वर्थ निकल कर आई है, इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आई है, उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं एक्वायरर कंपनी के वर्थ से या एक्वायरर कंपनी की वैल्यू से। तो निकल के क्या आया? 80 तो थी टारगेट कंपनी की वैल्यू और 100 थी उसकी, तो 0.8 आ गया अपने पास शेयर एक्सचेंज रेशियो, कि हम लोग एक शेयर के बदले में बड़ी कंपनी का कितना शेयर छोटी वाली कंपनी को देने वाले हैं। तो वो निकल कर आ गया अपने पास 0.8 शेयर एक्सचेंज रेशियो। छोटी कंपनी के टोटल शेयर्स कितने थे? 50,000 थे, और 50,000 के हिसाब से 0.8 शेयर हम लोग उसको देंगे एक्सचेंज रेशियो, एक शेयर के बदले में 0.8। तो कितना हुआ? 40,000, और 40,000 इंटू में 100 किसका था? 100 था बड़ी वाली कंपनी का, तो वो निकल कर आ गया अपने पास 40 लाख रुपीस। ठीक है, तो 40 लाख क्या निकला अपने पास? परचेज कंसिडरेशन निकला है। ठीक है जी, तो आज अपन ने किया 4 मेथड। 4 मेथड में क्या थे? पहला मेथड था लमसम मेथड, जिसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज करने के लिए डायरेक्ट बुलेट अमाउंट कहते हैं, इसे कहते हैं बुलेट अमाउंट। ठीक है, बुलेट अमाउंट प्रोवाइड कर देगी दूसरी कंपनी को कि हाँ जी ये लो अपना चेक इतने अमाउंट का, और हम लोग क्या कर देंगे, आपको ये अमाउंट दे रहे हैं, अब इस कंपनी को हमारे अंदर मर्ज कर दो। तो ये है लमसम मेथड, ये है परचेज कंसिडरेशन निकालने का पहला मेथड। दूसरा मेथड और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड में यूज किया जाता है वो है नेट पेमेंट मेथड। इसमें होता है हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो भी पेमेंट करते हैं इक्विटी को या फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, उसको हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके अलावा किसी भी चीज की पेमेंट, चाहे वो डेट की है, चाहे वो लोन की है, चाहे वो लायबिलिटीज की है, चाहे वो वाइंड अप का एक्सपेंस ही क्यों ना किया हो आपने, इनको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। थर्ड मेथड आता है नेट एसेट्स मेथड, जिसमें हम देखते हैं कि अपने पास कुछ असेट्स है, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो वो निकलेगी परचेज कंसीडरेशन। हम लोग यहां देखते हैं कि जो भी आपने असेट को इंक्लूड किया है, जो भी असेट को आपने लिया है, एक्चुअल में लिया है और जिस अमाउंट पे लिया है, हम लोग उसी अमाउंट को, उसी असेट को ही परचेज कंसीडरेशन में इंक्लूड करेंगे निकालते हुए। लास्ट मेथड है इंट्रिंसिक वर्थ मेथड। इसमें हम देखते हैं कि छोटी कंपनी और बड़ी कंपनी में से उनकी पहले देखेंगे वर्थ क्या है, पर शेयर क्या वैल्यू आ रही है, उसके बाद देखेंगे कि इनकी एक्सचेंज, शेयर एक्सचेंज रेशियो क्या रहने वाली है, कि हाँ भाई आपके पास इतने इतने शेयर्स हैं, ठीक है, और इसके बदले में हम लोग आपको इतने इतने शेयर्स देंगे। तो हमारे इस एग्जांपल के हिसाब से बड़ी वाली कंपनी का 0.8 शेयर छोटी वाली कंपनी के एक शेयर वाले को मिलने वाले हैं, कि एक शेयर मतलब शेयर होल्डर था, उसके पास एक शेयर था, एक शेयर के बदले में उसे बड़ी कंपनी का 0.8 शेयर मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद जितने टोटल थे हम लोग टोटल निकाल दिया पूरी कंपनी का, अभी तो एक का निकाला था, उसके बाद टोटल कंपनी का निकाल लिया, और टोटल कंपनी का निकालने के बाद हम लोग ए वाली के साथ मल्टीप्लाई करके पूरा परचेज कंसिडरेशन निकाल लेंगे। ठीक है जी, चलिए ये करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।